सारंगी के पति की असामयिक मृत्यु एक रेल दुर्घटना में हुई थी। सौम्या तो बड़ी मुश्किल से सारंगी का सामना करने का साहस जुटाती दुखी मन से उसके प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने आई थी। उलझन में थी कि कैसे उसका सामना करेगी और सांत्वना देगी। सारंगी की उम्र है ही कितनी और ऊपर से 3 अवयस्क बच्चों का दायित्व। लेकिन सारंगी को देखकर वह भौचक्की रह गई थी। सारंगी की मांग में चटक सिंदूर था, हथेलियों से कलाइयों तक रची मेहंदी, कलाइयों में ढेर सारी लाल चूड़ियां और गले में चमकता मंगलसूत्र। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होता भी कैसे? तीज त्योहार पर व्रत उपवास रखने वाली, हर मंदिर मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाली, वह अंधभक्ति में लीन रहने वाली सारंगी को इस रूप में देखने की कल्पना उसके मन में नहीं थी। वह तो सोचती आई थी कि सारंगी सूनी मांग लिए निपट उदास मिलेगी। सारंगी की आंखों में जरा भी तरलता नहीं थी और न ही कोई चिंता। वह सदा सुहागन की तरह थी और उसके चेहरे पर दिग्विजयी खुशी फूट सी रही थी। सब कुछ अप्रत्याशित। एक ही बस्ती की होने से सारंगी और सौम्या साथ साथ पढ़ने जाती थीं। दोनों का मन कुछ ऐसा मिला कि आपस में सहेलियों सा जुड़ाव हो गया था। सौम्या की तुलना में सारंगी अधिक यौवनभरी और सुंदर थी। उम्र में उससे 1 साल बड़ी सारंगी पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह परीक्षाओं में पास होने के लिए मंदिरों और देवस्थानों पर प्रसाद चढ़ाने की मनौती मानती रहती थी। सौम्या उसकी मान्यताओं पर कभी कभी मखौल उड़ा देती थी। सारंगी किसी तरह इंटर पास कर सकी और बीए करते करते उसकी शादी हो गई। दूर के एक कस्बे में उसके पति का कबाड़ खरीदने बेचने का कारोबार था। शुरू में सारंगी का मायके आना जाना ज्यादा रहा। जब आती तो गहनों से लद के सजी संवरी रहती थी, खुश सी दिखती थी। एक दिन सौम्या ने पूछा था, बहुत खुश हो लगती हूँ, बस असंतोष सा जाहिर करती हुई सारंगी ने कहा। कोई कमी है क्या? सौम्या ने एकाएक तरल हो आई उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पूछो मत, कहकर सारंगी ने निगाहें झुका ली। तुम्हारे गहने, कपड़े और श्रृंगार देखकर तो कोई भी समझेगा कि तुम सुखी हो। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस गहनों और कपड़ों का सुख क्या? सच कहती हूँ सौम्या, उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत नहीं, बस पैसा कमाने की धुन। अपने कबाड़खाने से देर रात थके हुए लौटते हैं, खाए पिए और नशे में। 2 तरह का नशा उन पर रहता है, एक शराब का और दूसरा दौलत का। अक्सर रात का खाना घर में नहीं खाते। घर में उन्हें बिस्तर दिखाई देता है और बिस्तर पर मैं। बस सौम्या आश्चर्य से उसका मुंह देखती रही। रोज की कहानी है यह। बिस्तर पर प्यार नहीं, नोट दिखाते हैं, मुड़े तुड़े गंदे शंदे, मुट्ठियों में भर भर कर। वे समझते हैं प्यार जताने का शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। अपनी कमजोरी छिपाते हैं, लुंजपुंज से बने रहते हैं। मेरी भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं क्या चाहती हूँ इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहती हूँ वे थोड़े जोशीले बने और मुझे भरपूर प्यार करें। लेकिन यह उनके स्वभाव में नहीं, या यह कह लो उनमें ऐसी कोई ताकत नहीं है। जल्दी खर्राटे लेकर सो जाना, सुबह देर से उठना और हड़बड़ी में अपने काम के ठिकाने पर चले जाना, घर जल्दी नहीं लौटना, यही उनकी दिनचर्या है। उनका रोज नहाना धोना भी नहीं होता। कबाड़खाने की गंध उनके बदन में समाई रहती है। सारंगी ने एक और रहस्य खोला। जानती हो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उन्हें मुझे से 7 से 8 साल ही बड़ा समझकर की थी, लेकिन वे मुझसे 15 साल बड़े हैं। जल्दी ही बच्चे चाहते हैं, इसलिए कि बूढ़ा होने से पहले बच्चे सयाने हो जाएं और उनका काम धंधा संभाल लें। लेकिन अब क्या, जीवन तो उन्हीं के साथ काटना है। हंसकर काटो या रोकर। चेहरे पर अतृप्ति का भाव लिए सारंगी ने ठंडी सांस भरते हुए मजबूरी सी जाहिर की। सौम्या उस समय वैवाहिक संबंधों की गूढ़ता से अनभिज्ञ थी। बस सुनती रही, कोई सलाह या प्रतिक्रिया नहीं दे सकी थी। समय बीता। सौम्या बीएड करने दूसरे शहर चली गई और बाहर ही नौकरी कर ली। उसका अपना शहर लगभग छूट सा गया। सारंगी से उसका कोई सीधा संबंध नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद सारंगी से मुलाकात हुई तो
तो वह 2 बच्चों की मां हो चुकी थी। बच्चों का नाम सौरभ और गौरव बताया। तीसरा होने को था, परंतु उसके सजने धजने में कोई कमी नहीं थी। बहुत खुश होकर मिली थी। उसने कहा था, कभी हमारे यहाँ आओ। तुम जब यहाँ आती हो तो तुम्हारी बस हमारे घर के पास से गुजरती है। बस स्टैंड पर किसी से भी पूछ लो, कल्लू कबाड़ी को सब जानते हैं। कल्लू कबाड़ी? हाँ, कल्लू कबाड़ी, तेरे जीजा इसी नाम से जाने जाते हैं, ठट्ठा मारकर हंसते हुए उसने बताया था। सौम्या को लगा था कि वह अब सचमुच बहुत खुश है। कुछ समय बाद आते जाते सौम्या को पता चला कि सारंगी के पति लकवा की बीमारी के शिकार हो गए हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह चाहते हुए भी उससे मिल न सकी। लेकिन इस बार सौम्या अपने आप को रोक न पाई थी। सारंगी के पति की अचानक मृत्यु के समाचार ने उसे बेचैन कर दिया था। वह चली आई, सोचा उससे मिलते हुए दूसरी बस से अपने शहर को रवाना हो जाएगी। बस स्टैंड पर पता करने पर एक दुकानदार ने एक बालक को ही साथ भेज दिया, जो उसे सारंगी के घर तक पहुंचा गया था। और यहाँ पहुंचकर उसे अलग ही नजारा देखने को मिला। कौन है वह जिससे सारंगी का वैधव्य देखा नहीं गया? कोई सच्चा हितैषी है या स्वार्थी? सनसनाता सा सवाल सौम्या के मन में कौंध रहा था। सब जान रहे हैं कि कल्लू कबाड़ी की मौत रेल दुर्घटना में हुई है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट न लिखने के पीछे उनकी जो भी मंशा रही हो, मैं नहीं जानती। सारंगी की सपाट बयानी से अचंभित सौम्या को लगा कि उसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल भरी है और वह बहुत कुछ कहना चाहती है। सौम्या अपने आश्चर्य और उत्सुकता को छिपा न सकी। उसने पूछ ही लिया, ऐसा क्या? हाँ सौम्या, ऐसा ही, तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। वे तो इस दुनिया में है नहीं और उनकी बुराई भी मैं करना नहीं चाहती, लेकिन अगर सच्चाई तुमको न बताऊं तो तुम भी मुझे गलत समझोगी। विनय से मेरे विवाहेतर संबंध थे, यह मेरे पति जानते थे। विनय कौन है? सौम्या अपने को रोक न सकी। विनय उनके दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। जब उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ तो विनय ने बहुत मदद की। डॉक्टर के यहाँ ले जाना, दवा दारू का इंतजाम करना, सब तरह से विनय उनके बिजनेस को संभाले रहे। और मुझे भी, जब पति बीमार हुए थे उस समय और उसके पहले से भी, सौम्या टकटकी लगाए उसकी बातें सुन रही थी। जब सौरभ के पापा की शराबखोरी बढ़ने लगी तो वे धंधे पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे और स्वास्थ्य भी डगमगाने लगा। मैंने उन्हें आगाह किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन टोकने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए तो मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर अपने को नहीं सुधार सकते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर भी कोई असर नहीं, सौम्या ने सवाल कर दिया। असर हुआ। असर यह हुआ कि वे डर गए कि सचमुच मैं कहीं उन्हें छोड़कर न चली जाऊं। वे अपनी शारीरिक कमजोरी भी जानते थे। उन्होंने विनय को घर बुलाना शुरू कर दिया और हम दोनों को एकांत देने लगे। फिसलन भरी राह हो तो फिसलने का पूरा मौका रहता है। मैं फिसल गई, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर, और फिसलती चली गई। विनय को एतराज नहीं था। उनकी निगाहों में शुरू से ही मेरे लिए चाहत थी। कितनी उम्र है विनय की? उनसे 2 साल छोटे हैं, परंतु देखने में उम्र का पता नहीं चलता। और उनके बाल बच्चे विधुर हैं। उनका एक बेटा है, शादीशुदा है और बाहर नौकरी करता है। सौम्या ने हूं करते हुए पूछा, तुम्हारे पति ने आत्महत्या क्यों की? यह तो वे ही जाने। जहां तक मैं समझती हूँ उनमें सहन शक्ति खत्म सी हो गई थी। पैरालिसिस के अटैक के बाद वे कुछ ठीक हुए और धीमे धीमे चलने फिरने लगे थे। अपने काम पर भी जाने लगे, लेकिन परेशान से रहने लगे थे। मुझे कुछ बताते नहीं थे। उन्हें डर सताने लगा था कि विनय ने बीवी पर तो कब्जा कर लिया है, कहीं बिजनेस भी पूरी तरह से न हथिया ले। एक बार विनय से उनकी इसी बात पर कहासुनी भी हुई। फिर क्या? मुझे विनय ने बताया तो मैंने उनसे पूछा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सौम्या? कुवत कम, गुस्सा ज्यादा वाली बात। वे हत्थे से उखड़ गए और लगे मुझ पर लांछन लगाने की मैं दुष्चरित्र हूँ, उल्टा हूँ। मुझे भी गुस्सा आ गया।
मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे में ताकत नहीं है कि तुम औरत को रख सको। अपने पौरुष पर की गई चोट शायद वे सह न सके, बस लज्जित होकर घर से निकल गए। दोपहर में पता चला कि रेल लाइन पर कटे हुए पड़े हैं। बात खत्म करते करते सारंगी रो पड़ी। सौम्या ने उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद पूछा, और तुमने शादी कब की? विनय से मेरा दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए एक दिन मेरी मांग। इतना कहकर सारंगी चुप हो गई और मेहंदी लगी अपनी हथेलियों को फैलाकर देखने लगी। तुम्हारी मर्जी से। हाँ सौम्या, मुझे और मेरे बच्चों को सहारे की जरूरत थी। मैंने मौका नहीं जाने दिया। अब कोई भला कहे या बुरा, असल में वे बच्चे तीनों विनय के ही हैं। कुछ क्षण को सौम्या चुप रह गई और सोच विचार करती सी लगी। तुमने जल्दबाजी की, मैं तुम्हें उतावली ही कहूंगी। अगर थोड़े समय के लिए धैर्य रखती तो शायद कोई कुछ न कह पाता। जो बात इतने साल छिपा कर रखी थी, साल 2 साल और छिपा लेती। कहते हुए सौम्या ने अपनी बाईं कलाई घुमाते हुए घड़ी देखी और उठ जाने को तत्पर हो गई। सारंगी से और कुछ कहने का कोई फायदा न था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।